सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब साइबर दुनिया में चीन का बोलबाला था। उनके हैकर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। दुनिया भर के कॉम्पिटिशन्स में बस उन्हीं का झंडा लहराता था। हर टाइटल उनके नाम, हर ट्रॉफी उनके पास। लेकिन फिर साल 2017 में अचानक सब कुछ बदल गया। वो जैसे हवा में ही गायब हो गए। आखिर हुआ क्या था? तो सवाल ये उठता है, चीन के ये टॉप हैकर्स, ये साइबर वर्ल्ड के शहंशाह आखिर गए कहाँ? ये कोई मामूली बात नहीं है। इस सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी सामने लाता है, एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करता है जिसे सुनकर शायद होश उड़ जाए। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के खूबसूरत शहर वैंकूवर से। ये शहर सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ हर साल दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित एक एथिकल हैकिंग प्रतियोगिता होती है। इस कंपटीशन का नाम है पॉन टू ओन। अब ये है क्या चीज़? सोचिए, यहाँ दुनिया भर के ब्रिलियंट माइंड्स, टॉप नॉच हैकर्स आते हैं। उनका काम एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के प्रोडक्ट्स में ऐसी कमजोरियां ढूंढना जिनके बारे में कंपनी को खुद नहीं पता होता। इन्हें कहते हैं ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज। और मकसद नेक है, इन कमजोरियों को पकड़कर हमारी टेक्नोलॉजी को और सेफ बनाना। और इस काम के लिए इन हैकर्स को लाखों डॉलर के इनाम मिलते हैं। और पॉन टू ओन के इस मैदान पर सालों तक सिर्फ एक ही टीम का दबदबा था, टीम चाइना। उनका तो राज चलता था यहाँ। हर साल आते, अपने अनबिलीवेबल स्किल्स दिखाते और जीत कर चले जाते। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2017 के बाद सब बदल गया। अचानक वो गायब हो गए, बिल्कुल जैसे कभी थे ही नहीं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी मिस्ट्री का पहला सुराग, पहला क्लू मिलता है चीन के एक टॉप टेक एग्जीक्यूटिव के एक स्टेटमेंट से। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। ये आवाज थी ज़ो होंगी की, जो चीन की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्यूहू 360 के सीईओ हैं। और उन्होंने जो कहा वो काफी शॉकिंग था। उन्होंने कहा, ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं, इनकी कीमत अरबों में है। इन्हें विदेशों में जाकर दिखाना ये तो बस एक ख्याली जीत है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उनका मानना था कि इन पावरफुल डिस्कवरीज का इस्तेमाल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतने के लिए नहीं, बल्कि चीन के नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। और लगता है चीनी सरकार ने उनकी बात को काफी सीरियसली लिया, क्योंकि इसके ठीक बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी हुआ। ऑर्डर ये था कि चीन के हैकर्स अब से किसी भी विदेशी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इस बैन के बाद चीन ने अपना खुद का पॉन टू ओन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया टेनफू कप। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। देखिए, पॉन टू ओन में क्या होता है, जो भी वल्नरेबिलिटी मिलती है उसे सीधे एप्पल या गूगल जैसी कंपनियों को बताया जाता है, ताकि वो उसे ठीक कर सकें। सिंपल। लेकिन टेनफू कप में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ हर डिस्कवरी, हर वल्नरेबिलिटी सबसे पहले जाती है चीनी गवर्नमेंट के पास, और फिर सरकार डिसाइड करती है कि इसका क्या करना है। और इस नए सिस्टम की असली और कहूं तो डरावनी ताकत का अंदाजा तब हुआ जब नवंबर 2018 में पहला टियानफू कप हुआ। यहाँ एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। चीहो 360 के ही एक रिसर्चर ने एप्पल आईफोन के लिए एक जबरदस्त हैक तैयार किया। एक ऐसा हैक जो किसी भी आईफोन को पलक झपकते ही कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता था। उसने इस एक्सप्लॉइट को नाम दिया कियोस, और ये नाम आगे चलकर बिल्कुल सही साबित होने वाला था। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था? बहुत ही सिंपल और उतना ही खतरनाक तरीके से। बस टारगेट को अपने आईफोन के ब्राउजर पर एक खास वेब पेज खोलना था। दैट्स इट। कोई क्लिक नहीं, कुछ नहीं। और हैकर को उस फोन का पूरा रिमोट कंट्रोल मिल जाता था। इतना स्टेल्थी, इतना छुपा हुआ कि यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। लेकिन ये सिर्फ एक कंपटीशन में दिखाया गया डेमो नहीं था। बहुत जल्द ये एक्सप्लॉइट कंपटीशन के स्टेज से निकलकर रियल वर्ल्ड का एक हथियार बनने वाला था। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही सिनिस्टर मोड़ आता है। टाइमलाइन को समझिए। नवंबर 2018 टियानफू कप में केओस एक्सप्लॉइट दिखाया गया। जनवरी 2019, 2 महीने बाद एप्पल ने चुपके से एक सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। लेकिन अगस्त 2019 में गूगल के रिसर्चर्स ने एक मैसिव आईफोन हैकिंग कैंपेन का पर्दाफाश किया, जो पिछले कई महीनों से चल रहा था। और गेस व्हाट, वो कैंपेन ठीक उसी केओस एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल कर रहा था। गूगल की टीम ने पता लगाया कि ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था।
नहीं, ये एक वाइडस्प्रेड लार्ज स्केल सर्वेलेंस कैंपेन था। हजारों लाखों आईफोन्स को टारगेट किया जा रहा था उसी केओस एक्सप्लॉइट के जरिए। जो कल तक एक कंपटीशन का शोपीस था, वो अब एक मास सर्वेलेंस वेपन बन चुका था। तो इस बड़े कैंपेन का टारगेट कौन था? रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाने पर थे चीन के शिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम्स, जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स या कोई भी जो चीनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ चीन के डोमेस्टिक इश्यूज तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साइबर स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके तार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 2024 में, जब आईसून नाम की एक चीनी सिक्योरिटी कंपनी से डेटा लीक हो गया और इस लीक ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। लीक्ड डॉक्यूमेंट से साफ पता चला कि आईसून जैसी प्राइवेट कंपनियां चीनी सरकार और उनकी सेना के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइबर हथियार बनाती हैं, और हर एक टारगेट को हैक करने की कीमत लगभग $75,000 तक। और जैसा कि मैंने कहा, यह खतरा सिर्फ चीन के अंदर नहीं है। हाल ही के सालों में चीनी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने यूएस के कई क्रिटिकल टारगेट्स पर हमले किए हैं। सोचिए, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, AT&T और वेराइजन जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, यहां तक कि गुआम में मौजूद एक अमेरिकन मिलिट्री बेस भी इनके निशाने पर आ चुका है। तो जब हम इन सभी पीसेस को, इन सभी डॉट्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। तस्वीर ये है कि चीन एक नए तरीके के युद्ध के लिए, एक आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्ट्रेटेजिकली तैयारी कर रहा है। ये एक नए दौर का युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो मिसाइल या टैंक से नहीं बल्कि कोड से लड़ा जाता है। चीन एक ऐसी डिजिटल सेना और हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है जहां असली फ्रंटलाइन बैटलफील्ड नहीं बल्कि इंटरनेट नेटवर्क है। एक ऐसी लड़ाई जहां एक सिंगल क्लिक से पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप किया जा सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। डिजिटल हथियारों की इस दुनिया में जहां युद्ध क्षेत्र ही अदृश्य है, आखिर आने वाले कल की फ्रंटलाइन दिखेगी कैसी?